बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 19, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर का जो नेम है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है हमारे पास डॉन, ठीक है। डॉन का मतलब होता है सुबह ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, यानी कि जो हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स आई है, आज जदीद फिज़िक्स आई है, उसकी सुबह कब हुई, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं, हिस्ट्री को समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फिज़िक्स का नॉलेज था ना, वो दो तरह की कैटेगरीज़ में बनाया गया। एक था क्लासिकल और दूसरा है हमारे पास मॉडर्न, ठीक है। जब हमारे पास जो 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो जो सारे साइंटिस्ट थे ना, वो रिलैक्स होके बैठ गए। भाई उन्होंने कहा कि अब जो भी काम होना था फिज़िक्स पे वो हमारे पास हो चुका है, बस अब इसके बाद कोई भी चीज़ फिज़िक्स के अंदर डिस्कस नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही हमारे पास 20वीं सदी गई तो फिर मतलब कुछ ऐसे फिनोमेना हमारे सामने आए जिनको मतलब जिक्र नहीं किया गया था पहले। जैसे कि अब हम इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ठीक है, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये मतलब पहले सारी चीज़ें पहले डिस्कस नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स जो है ना, वो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स की सुबह कब हुई और उसके अंदर क्या सुबह मतलब तलू कैसे हुई, आगाज़ कैसे हुआ, इब्तिदा कैसे हुई मॉडर्न फिज़िक्स की, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 20वीं सदी में उन पर जो साइंटिस्ट थे उन पर मतलब नई नई चीज़ें उनके सामने आई जिनको उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। वो तो ये समझ बैठे थे बस चीज़ें जो थी वो सारी डिस्कस कर लिए हैं हमने, ठीक है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की थी। जैसे कि हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया था। लार्ज पार्टिकल्स के बारे में सारी डिस्कशन हुई थी, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की गई थी। और जो हमारे पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं यही, उसमें भी हमारे पास यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आ जाते हैं, उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया था ख़ास। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी हुई तो उसमें हम क्या हुआ कि हमारे पास एक न्यू चीज़ें सामने आई, ठीक है। न्यू जो प्रोसेस थे वो सामने आने लगे। स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जिक्र आने लगा और फास्ट जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो सामने है हमारे पास। तो फिर तब ही हमारे पास 20वीं सदी में ही मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, इसमें चीज़ों को ना है, छोटी छोटी जो चीज़ें जिनको बारे में कोई भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी फिज़िक्स के से रिलेट हो गए, तो उनको डिस्कस किया गया फिर 20वीं सदी के अंदर, ठीक है। और जो मतलब स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव करती थी उनकी डिस्कशन की गई, स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस किया गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस किया गया। मतलब बहुत सारे प्रोसेस थे जिनको मज़ीद डिस्कस करना था, लेकिन वो समझ बैठे थे कि बस चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, फिज़िक्स में कोई भी न्यू रिसर्च अब होना बाकी नहीं है। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, अभी बहुत सारा काम रहता था फिज़िक्स पे। तो वो जो हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ हुआ था तो कब हुआ था, वो 20वीं सदी में हुआ था हमारे पास। ये तो था एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, ये हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स में आएगी, क्लासिकल फिज़िक्स नहीं होगी इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। वो हमारे पास है रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन क्या होती है इस चीज़ को समझ लेते हैं। वो कहते हैं द कंटिन्यूस चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड बॉडी। अब हमारे पास एक बॉडी होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। किस चीज़ के हिसाब से, कोई दूसरी जो बॉडी होती है या जो दूसरा हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है उसके हिसाब से, जो उस बॉडी की पोजीशन जब चेंज होती है दूसरी बॉडी के हिसाब से, तो वो हमारे पास रिलेटिव मोशन कहलाती है। यानी कि एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, उसकी पोजीशन मुसलसल चेंज होती है किसके लिहाज से, जो सेकंड बॉडी है जो उसको ऑब्ज़र्व कर रही है या उसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके हिसाब से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रिलेटिव मोशन। इसकी हम एग्जांपल समझ लेते हैं।
मिसाल के तौर पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम अर्थ पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे अब कोई पर्सन देखेगा हमें तो वो कहेगा हम ऐसे बैठे हुए हैं रूम में या कहीं भी, तो वो क्या समझेगा कि हम बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन कोई दूसरे प्लेनेट से अगर हमें ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों कहेगा, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है वो मुसलसल रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के थ्रू भी, और हमारे पास जो सन है उसके अराउंड भी वो रिवॉल्व करती है, तो उसको हम मूव करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जहाँ पे प्लेनेट पे जो बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये रेस्ट में है। लेकिन दूसरा बंदा जो दूसरे प्लेनेट पे है वो कहेगा ये इमोशन में है। लेकिन अर्थ वाला बंदा कहेगा नहीं भाई ये तो रेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। ये रिलेटिव मोशन इसी चीज़ को कहते हैं, मतलब एक कोई जो उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है या कोई दूसरी बॉडी जो उसको ऑब्जर्व कर रही है उनके हिसाब से वो चेंज होती है उसकी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जांपल दी वो देख लेते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल द वॉल्स ऑफ द कैबिन ऑफ अ मूविंग कार आर स्ट्रेची विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड इट। अब हमारे पास एक कार है, ट्रेन है सॉरी, वो मूव कर रही है, उसमें जो कैबिन बने होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो स्ट्रेची नज़र आ रही होती है। जो वहाँ पे मुसाफिर बैठे होते हैं उसके ट्रेन के अंदर, उनको तो वो ऐसे नज़र आएंगे, वो तो हरकत नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा देख रहा होगा तो वो कहेगा ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वो कहते हैं बट आर इन मोशन टू अ पर्सन स्ट्रेची ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़ा है और वो स्ट्रेची है, वो हरकत नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये मूव कर रही हैं। सो वो कहते हैं सो वी कैन नॉट से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन। अब वो कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में है या फिर मुकम्मल मोशन में है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की है प्लैनेट्स वाली, तो उसमें भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुकम्मल जो है रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। एब्सोल्युटली का मतलब है मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद मतलब कोई भी कंसेप्ट ना है। लेकिन एक इसमें ट्रेन की अगर एग्जांपल देखें, एक बंदा कह रहा है रेस्ट में है, एक बंदा कह रहा है मोशन में, ये एब्सोल्यूट तो नहीं ना हुए ना हमारे पास, ठीक है। फिर वो कहते हैं ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू पर्सन आर इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्विंग इट। ये जितनी भी मोशंस होती हैं ये किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, जो ये उस पर डिपेंड कर रही होती है जो दूसरा पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, सही है, उस पर डिपेंड कर रही होती हैं हमारे पास जो मोशंस होती हैं। क्योंकि वहाँ अगर पहले एग्जांपल देखी जाए तो हमने कहा था प्लेनेट पे खड़ा हुआ है तो वो उस पर डिपेंड कर रही थी हमारी मोशन। लेकिन जो रेस्ट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो जो अर्थ पे पर्सन बैठा था या खड़ा था वो उस पर डिपेंड कर रही थी हमारे रेस्ट की पोजीशन। तो ये जितनी भी मोशन होती हैं किस पे डिपेंड कर रही होती है, जो ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर पर्सन होता है। दूसरी एग्जांपल्स भी हमारे पास बुक्स में बहुत सारी दी हुई हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेट टू विच मेजरमेंट आर टेकन। हमारे पास एक पॉइंट होता है, हम वो पॉइंट ले लेते हैं कि जहाँ पे हमने बैठ के ना मेजरमेंट लेनी होती है। मिसाल के तौर पर हमने कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, वो मोशन कर रही है या रेस्ट में है, तो हम जिस पोजीशन पे खड़े होंगे, जो हमारी पोजीशन होगी, जो ऑब्जर्वर की पोजीशन होगी, वो क्या होगी, वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है, जहाँ पे बैठ के या खड़े होके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। अब एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं द पोजीशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ टेबल इन रूम कैन बी लोकेटेड रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द रूम। अब हमारे पास एक रूम है, उसमें टेबल है, ठीक है, उसकी पोजीशन अब किस से हम लोकेट कर सकेंगे, हम उससे लोकेट करेंगे जो रूम्स की वॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूम है ये क्या होगा, रेफरेंस होगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट पे और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कॉलेज में एक लेबॉर्ट्री में कोई भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, मिसाल के तौर पर स्क्रू गेज हो गया, हम कोई भी मतलब रेडियस वगैरह डिटरमाइन कर रहे हैं,
ठीक है। तो क्या हमारे पास वो जो लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बैठ के हम मेजरमेंट ले रहे हैं, वो जो लेबॉर्ट्री होगी वो हमारा क्या होगी, रेफरेंस फ्रेम होगी, जहाँ पे बैठ के हम मेजरमेंट्स लेते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। एक हमारे पास होता है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वो कहते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है या तो रेस्ट में होता है या फिर मूव कर रहा होता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब वो जब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रही है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। अब वेलोसिटी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म है, सेम है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। और इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। फिर मज़ीद इसमें हमारे पास एक टर्म है एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ वैलिड। अब हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो वैलिड हो, तो उसको भी हम नाम देते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये कहता है कि जब बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती, ठीक है। अब जहाँ पे देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दैट इज़ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट अ रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट। वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ना वो उस पर एक्ट नहीं करती। फिर वो बात करते हैं अदर लॉज ऑफ नेचर आल्सो अप्लाई इन सच अ सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है इसमें जो अदर लॉ ऑफ नेचर होते हैं हमारे वो भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर वो बात करते हैं इफ़ वी प्लेस अ बॉडी अपॉन अर्थ इट रिमेन इट रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब जब वो कोई अर्थ पे एक बॉडी प्लेस कर रहे हैं जब तक वो रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट अर्थ में बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या शो करेगा, जहाँ पे जो अर्थ है हमारे पास वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अर्थ यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं अ बॉडी प्लेस्ड इन अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास एक बॉडी है वो एक कार में प्लेस की हुई है, मतलब कोई पर्सन हो सकता है वो। अब वो जो कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आल्सो रिमेन एट रेस्ट, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट से, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। सो दैट कार इज़ आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कार यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो कहते हैं दस एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम इज़ आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जब हमारे पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो किससे रिलेट करता है, वो इनर्शियल फ्रेम के साथ रिलेट करता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास जहाँ पे जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन होगी, तो उसको हम नाम देंगे नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन द मूविंग कार इज सडनली स्टॉप। जब हमारे पास एक कार है वो मूव करे, अचानक से रुक जाती है, द बॉडी प्लेस्ड इन इट, उसमें एक बॉडी भी है, कोई पर्सन बैठा हुआ है, नो लॉन्गर रिमेन एट रेस्ट, वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रेस्ट में नहीं रहेगी। सो इज़ द केस व्हेन द कार इज सडनली एक्सेलरेटेड, क्योंकि जहाँ पे जो कार है वो अचानक से एक्सेलरेटेड करने लग गई, सही है, तो वो ज़्यादा लॉन्गर फिर रेस्ट में नहीं रहेगी। फिर वो कहते हैं इन सच अ सिचुएशन द कार इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस सिचुएशन में ये जो कार होगी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो उसको हम नाम देते होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये तो हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद। अब हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर मज़ीद इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको देख लेते हैं, ये क्या कहती है। वो कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनर्शियल और नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ट्रीट करती है उन प्रॉब्लम्स को जब हमारे पास जो बॉडी है वो इनर्शियल या फिर नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। सही है। नेक्स्ट वो कहते हैं देयर इज़ एन अदर थ्योरी कॉल्ड जनरल थ्योरी। ठीक है, ये तो स्पेशल थ्योरी की बात होगी। फिर हमारे पास एक जनरल थ्योरी है ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या करेगी, वो उन प्रॉब्लम के साथ ट्रीट करेगी जिसमें हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सलरेटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के लिहाज से वो एक्सलरेट करेगा, तो तब हमारे पास जो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे वो कौन सी थ्योरी हमारे पास सॉल्व करके देगी, वो जनरल थ्योरी करके देगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि दो मफरूज़े हैं। सपोजिशन है, ठीक है, सपोज किया गया है, तो वो कौन से देख लेते हैं। वो कहते हैं द लॉस ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। जितने भी इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनमें जो लॉस ऑफ फिजिक्स है वो सेम ही रहते हैं। एक पोस्टुलेट जो है फर्स्ट वो ये है। सेकंड पर वो ये कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ पोजिशन। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो सेम ही रहेगी, ना कि वो ऑब्जर्वर जो है जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी पोजीशन पे या उसकी मोशन पे डिपेंड नहीं होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहेगी। अब वो एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट को। वो कहते हैं द फर्स्ट पोस्टुलेट इज द जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट ऑल फिजिकल लॉज आर द सेम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। अब हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो इस तरीके से जनरलाइज होता है कि इसमें हमारे पास होता है क्या, जितने भी फिजिकल लॉज होते हैं, ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होते हैं। कब, जब हमारे पास जो बॉडी है जो मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। एक तो ये बात हो गई। फिर वो कहते हैं इफ़ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अब अगर जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट ऑब्जर्वर के तौर पर के साथ, तो क्या होगा, इन रिलेटिव मोशन द ऑब्जर्वर कुड डिटरमाइन फ्रॉम देयर डिफरेंस। अब जो ऑब्जर्वर होगा वो उस डिफरेंस को मेजर करेगा, डिटरमाइन करेगा दैट विच ऑफ देम वर स्ट्रेटरी, जिसमें वो खड़ा हुआ है, स्ट्रेटरी है, इन स्पेस एंड विच वर मूविंग। एक तो जहाँ पे वहाँ पे करेगा जहाँ पे वो रेस्ट में है, और एक दूसरा वहाँ पे करेगा जहाँ पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो डिफरेंस डिटरमाइन करेगा अपना। सही है। और फिर वो बात करते हैं बट सच आर डेस्टिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस तरह की जो डेस्टिनेशन होती है एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस पोस्टुलेट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो वे टू डिटेक्ट एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन। अब वो कहते हैं कि कोई भी मतलब वे नहीं है जिसमें हम क्या कर सकें, जो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन होती है उसको डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड पोस्टुलेट को। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास कहता है द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो सेम ही रहेगी हर जगह पे कहीं भी हो। वो हमारे पास क्या है 3×10⁸। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।